ताजमहल में 90% आप जाते हैं। और दूसरा मेरा अफसोस है, अच्छी खासी बड़े संकटों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद माता पिता कोई अच्छी लड़की ढूंढ के आपकी शादी करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब तक पत्नी को ताजमहल नहीं दिखाऊंगा मोहब्बत पूरी नहीं हो पाएगी। ताजमहल एक लीगली ऑफिशियली स्ट्रक्चर वाइज एक कब्र है, उसको सजा दिया गया है। और वो लड़का देखिए बेचारा, वो वहां एक वो लगी हुई है बेंच, उसको 5 मिनट बैठ के ताजमहल को ऐसे निहारता है कि मैं शाहजहां हूं, ये मुमताज है। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो बेचारी को यही उसने फिल्मों में देखा है। वो कहती है तुम ऐसी मेरे लिए बनवाओगे? अभी जुमे 4 दिन हुए जिंदगी शुरू हो, उसके लिए मोहताज महल मांग रही है वो। उसको लगता ही नहीं है मैं कहां क्या कर रहा हूं। और वहां से लौटते वक्त उस कब्र को उठा करके अपने घर में ले आते हैं और सजा के रख देते हैं कि ताजमहल हम गए थे। लेकिन हमने नहीं बताया भाई, हमारी कथाओं में नहीं बताया गया, मठों में नहीं बताया गया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार की निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु अपनी पत्नी को कोई उठा के ले गया, उसे लाने के लिए दुनिया भर के लोगों को इस्तेमाल किया उन्होंने, सबको शामिल किया उस लड़ाई में, जानवरों को शामिल किया, आदिवासियों को शामिल किया। और राम सेतु बनाना पत्नी के लिए इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। और हम ये नहीं बताते कि राम सेतु बनवाने के लिए हमने बानरों का भी साथ लिया और ताजमहल बनवाने के लिए जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए। उसी ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 के तहत इस्लामिक जिहादियों ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मेरे और आपके पैसे से चलने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं, वो सरकार 2005 से भीख मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला उनके खिलाफ नहीं दे पा रही है। उसकी रख रखाव मेरे पैसे से, मेरे टैक्स से होती है, उसकी कमाई वक्फ बोर्ड को जाती है। आज अब सरकार से लोन लेते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर उसका लोन भरते हैं, फिर उससे कुछ कमाई करते हैं। वो ऐसे हैं, उन्होंने आपकी इतने समय से बनाई हुई चीज, अरबों खरबों की कमाई आ रही है, उन्हें क्या करना है? वो किस लिए इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे भाई? आप बनिए ना इंजीनियर डॉक्टर, आप अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनवाइए ना। कश्मीर में 1200 गज के अंदर आपके मकान हैं, 500 एकड़ के अंदर आपके सेब के बाग हैं। आपने मकान बनवाए, कारें खरीदी, सेब के पेड़ लगाए। आपने चलते पड़ते हिंदू को ताकतवर नहीं बनाया, इसलिए आपको बचाने कोई नहीं आया। इसलिए मंदिरों का निर्माण करिए, करना है, अच्छी बात है, सिंबल है। लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से भारत राष्ट्र सुरक्षित होगा, मैं नहीं मानता। ये चलते फिरते करोड़ों हिंदू सनातनी, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो परेशान हैं, चाहे वो अकेले हैं, इनको जिस दिन आपके संत महंत मंदिरों का पैसा इनको मजबूत कर देगा, कोई गौरी दोबारा नहीं आ सकता। सब काम सेना का नहीं है, पुलिस का नहीं है, वो स्टेट की पुलिस है, वो मंदिरों को बचाने नहीं आएगी। मंदिरों की रक्षा आपको करनी है। इसलिए जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी कुछ लोगों को सेकुलरिज्म घुसा हुआ था। फैज भाई का पानी जरूर डालेंगे, फैज भाई से कहिए आबे जमजम का जाके पानी पिए, यहां पानी ना डालें। लेकिन है, हमें बीमारी है, हमें जरूर कुछ ऐसा करना है कि देखिए साहब, इस मंदिर में इनका भी रोल था, इनका रोल हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आप आदमी विशेष से लगाव करते हैं, फिलॉसफी को नहीं जानते। जिनकी फिलॉसफी में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 यह साफ साफ फरमाती हो कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता उसका कत्ल वाजिब है। आप जबरदस्ती गले में ले जा रहे हैं भाईजान के, गले ही पड़े जा रहे हैं आप उनके। नहीं नहीं भाई हो भाई हो, वो कह रहे नहीं है, नहीं भाई हो भाई हो। आप 90 करोड़ होने के बाद भी कोई नहीं डरता है। आपके सनातनी पुलिस में हो, सेना में हो, वो डर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता है। इसलिए इस कानून बनने के बाद ताजमहल आपके हाथ से चला गया है। इस कानून पे गली मोहल्ले में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सरकार में आप 25 साल रहे, 40 साल रहे, सरकार चलेगी, ठीक है, कुछ सड़कें अच्छी बनेंगी, कुछ काम होंगे, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा, लेकिन उससे देश सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए भारत में अभी कुछ समय पहले, कोई 8 तारीख को इस महीने की, एक बहुत दुखद घटना घटी कि देश के अंदर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई है, वो इतनी सेंसिटिव मामला है कि उसे सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि किसके निशाने पे था वो आदमी और क्यों था। आप अपने आदमी की वैल्यू भी नहीं समझते। जनरल विपिन रावत देश का पहला ऐसा जनरल था जिसने खुले मंच से साफ साफ कहा कि भारत के बाहर की ताकतें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, या वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान हो, उससे निपटने के लिए भारतीय सेनाएं बहुत ताकतवर हैं। इसलिए पहली बार उन्होंने एक शब्द बोला कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। यह 2 बॉर्डर पे लड़ा जा रहा है और आधा युद्ध आपके अंदर लड़ा जा रहा है। उनको समझ में आ गया था कहां इशारा है, आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए राफेल खरीद करके देश की सीमा सुरक्षित रखी जा सकती है। आंतरिक चुनौतियों को मुझे और आपको लड़ना है, हर जगह लड़ना है, हर एक की भूमिका है। यह मत कहिए कि मैं 80 साल का हो गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यह मत कहिए। वो जो मां रोटी बनाती है ना चूल्हे पे, वो भी चिमटा फेंक के मार सकती है। वो जो बुजुर्ग है वो गाली तो दे सकता है। हर एक की भूमिका है। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्र और राज्य के बीच की दूरी मिट रही है, इसलिए लोग परेशान हैं।